नमस्ते, सबका स्वागत भाई। और प्रभु सबको अच्छा रखें। आज ऑर्गेनन डे है, संडे आज, और डेट हो गई है 11 मई 2025। ऑर्गेनन में 70 तक हो गया था, 70 एफोरिज्म तक, थ्योरेटिकल पार्ट तक, और पेज नंबर 158 पे 71 एफोरिज्म चलेगा, है ना दीपशिका, डॉक्टर सिमरन? जी बॉस। तो पहले कंटेंट में चलते हैं हम। 71 में हम कंटेंट कर रहे हैं। कंटेंट में कह रहे हैं कि द 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योरिंग, 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योरिंग। फर्स्ट पॉइंट, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिजीज। सेकंड पॉइंट, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। एंड थर्ड पॉइंट, देयर अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट। 3 पॉइंट में सारी प्रैक्टिस को समअप कर दिया कि एक फिजिशियन को प्रैक्टिस के दौरान ये तीन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो डिजीज की डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन ये करो, फिर अपनी मेडिसिन के इफेक्ट को जानो प्रूविंग के दौरान, मेडिका की नॉलेज। तीसरा के हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। ये 71 में 3 पॉइंट्स में वो समराइज कर दे रहे हैं हैंडमैन साहब। तो 71 एफोरिज्म में कह रहे हैं, एज इट इज नाउ नो लॉन्गर ए मैटर ऑफ डाउट दैट द डिजीजेज ऑफ मैनकाइंड कंसिस्ट मियरली ऑफ ग्रुप्स ऑफ सर्टेन सिम्टम्स एंड मे बी एनिहिलेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्थ बाय मेडिसिनल सब्सटेंस, but only by such as are capable of artificially producing similar morbid symptoms, ब्रैकेट में कह रहे हैं, and such in the process in all genuine cures. Hence, the operation of curing is comprised in the 3 following points. तो हैंडमैन साहब यहाँ कह रहे हैं कि जैसा कि हम अब हमारे बहुत लिए कोई नो लॉन्गर ए मैटर ऑफ डाउट, कोई शक की गुंजाइश या शक का मसला तो रहा ही नहीं। अब ये सब कुछ जान गए हम कि जो डिजीज है मैनकाइंड का, मानवता की जो बीमारी हैं, मात्र वो बनी होती हैं या कंसिस्ट करती हैं एक ग्रुप ऑफ सर्टेन सिम्टम्स के रूप में। मतलब डिजीज जो है वो ग्रुप्स ऑफ सर्टेन सिम्टम्स के रूप में हमारे सामने आता है या कंसिस्ट करता है, और उसको एनिलेटेड के वो एनिलेट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिर से इस हेल्थ में एक मेडिसिनल सब्सटेंस के द्वारा। अब इसमें कोई मैटर ऑफ डाउट नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। बट ओनली बाय सच एज आर कैपेबल ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूसिंग सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम्स, परंतु मेडिसिनल सब्सटेंस से हो तो जाता है, लेकिन ये केवल उसी से होता है जिस मेडिसिनल सब्सटेंस में क्षमता होती है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने की सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम्स को, उस डिजीज की टोटलिटी जैसे ही सिम्टम्स जो पैदा करता हो मेडिसिनल सब्सटेंस, उसके द्वारा एनिलेट होता है वो और ट्रांसफॉर्म होता है हेल्थ के रूप में फिर से। एंड सच इज द प्रोसेस इन ऑल जेन्युइन क्योर्स, और यही एक जेन्युइन क्योर जो भी होता है उसमें यही प्रोसेस होता है। Hence the operation of curing is comprised in the 3 following points. तो हैंडमैन साहब कह रहे हैं, ये जो ऑपरेशन है क्योरिंग का, ये जो क्योर की प्रक्रिया है, इसको हम कंप्राइज कर सकते हैं या ये कंप्राइज हो जाती है 3 पॉइंट्स के रूप में जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पॉइंट है, हाउ इज द फिजिशियन टू असरटेन व्हाट इज नेसेसरी टू बी नोन इन द ऑर्डर टू क्योर ऑफ द डिजीज। तीनों क्वेश्चन मार्क के रूप में पूछ रहे तीनों पॉइंट को। देखिए, अब फिजिशियन ये कैसे तय करे कि क्या ऐसा आवश्यक है जानना जिसको जानने के बाद डिजीज को
डिजीज का क्योर हो सके। इस क्रम में हमें क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सवाल खड़ा होता है। एक तो ये तय करना है जी। जी जी दूसरा बिल्कुल। दूसरा है कि हाउ ही इज टू गेन ए नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अडेप्टेड फॉर द क्योर ऑफ द नेचुरल डिजीज, द पैथोजेनेटिक पावर्स ऑफ द मेडिसिन। दूसरा ये असरटेन करने की जरूरत है, ये दूसरा ये जानने की जरूरत है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको वो अपनाएगा क्योर करते वक्त, फिजिशियन नेचुरल डिजीज को क्योर करने के लिए जो अडेप्ट करेगा जो इंस्ट्रूमेंट्स को, उनकी नॉलेज को प्राप्त करना, या वो कैसे प्राप्त की जाए, यानी कि पैथोजेनेटिक पावर्स ऑफ द मेडिसिन को कैसे वो गेन करे, उसके बारे में नॉलेज। ठीक है जी। मैथमेटिका पढ़ के या प्रूविंग करके, या प्रूविंग करने के बाद जो मैथमेटिका के रूप में लोगों ने लिखा उसको जान के हमारे लिए ये पॉइंट आता है। और थर्ड पॉइंट करें, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दीज आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स, ब्रैकेट में करें मेडिसिन, फॉर द क्योर ऑफ ए नेचुरल डिजीज। और मोस्ट सुटेबल मेथड क्या होगा। तीसरा पॉइंट आता है कि चलो आपने डिजीज को भी जान लिया कि डिजीज क्या है सिम्टम्स के रूप में टोटलिटी के, चलो आपने नॉलेज ऑफ मेडिसिन भी कर ली, गेन कर ली। अब तीसरा पॉइंट है कि मोस्ट सुटेबल मेथड क्या है, क्या हो जो उस इंस्ट्रूमेंट को एम्प्लॉय किया जाए, दीज आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स को एम्प्लॉय किया जाए, वो मोस्ट सुटेबल मेथड के जानने की जरूरत है जिसके द्वारा एम्प्लॉय किया जाएगा फॉर द क्योर ऑफ द नेचुरल डिजीज। तो वो हमें बताता है फिर अपना सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटोर वाला। तो ये 3 पॉइंट्स में एक तरह से सारी की सारी हमें जो जो करना है एक अच्छा फिजिशियन, एक अच्छा हीलर होने के लिए, ये नॉलेज 3 पॉइंट में समअप कर दी है। और इसी के लिए फिर हमें सारा कुछ पढ़ना होता है, जो भी हमारा पार्ट आता है डिजीज को जानने का, वो चाहे वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जितना भी एलाइड साइंस, जितना भी अपना साइन सिम्टम्स को जानने की जितनी भी केस स्टडी, केस टेकिंग, ये सब पहले आ गया। दूसरे में आ गया ये मेडिसिन की नॉलेज, और तीसरे में आ गया कैसे इसको अप्लाई करना है। तो ये था 71 तक। अब ये एक तरह से पूरा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ तक कवर हुआ है। किसी को कोई पॉइंट रखना है अपना? डॉक्टर दीपशिखा, सिमरन, डॉक्टर साहू सर? चलो चले आगे। 72 एफोरिज्म है। 72 एफोरिज्म का कंटेंट में वो कह रहे हैं, जनरल सर्वे ऑफ डिजीज। डैश लगा कह रहे हैं एक्यूट है या क्रॉनिक है जी। तो अब इसमें अब एक तरह से यहीं से शुरू हो गई है ये बात, बल्कि मैं कह रहा था थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, बल्कि मुझे तो अब ऐसा भाव आ रहा है अब ये पहले वाला पॉइंट शुरू होगा अब कि डिजीज को कैसे जाना जाए, जनरल सर्वे कैसे किया जाए डिजीज का, कि एक्यूट और क्रॉनिक के रूप में कैसे कैसे हम पता करेंगे, है ना दीपशिका? जी जी जी। तो ये पहला पॉइंट चल रहा है एक तरह से अब। और उसके बाद फिर नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की आएगी, प्रूविंग करना, वो सॉरी फार्माकोलॉजी जो बताएंगे आगे, है ना। और सबसे लास्ट में आएगा मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग। अब आगे ये 3 पार्ट में ऐसे ऑर्गन का डिस्कशन बढ़ाएंगे हैनीमैन साहब। तो अब सबसे पहले है कि जनरल सर्वे ऑफ डिजीज एक्यूट कोमा क्रॉनिक। 72 में कह रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट, अब देखो कह के भी चल रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट द फॉलोइंग विल सर्व एज ए जनरल प्रीलिमिनरी व्यू। फर्स्ट पॉइंट की रेस्पेक्ट में हमें फॉलो करना होगा या उपयुक्त होगा ये जनरल प्रीलिमिनरी व्यू, प्रारंभिक या आरंभिक जो नजरिया वो हमें फॉलो करना पड़ेगा पहले पॉइंट के लिए। क्या? द डिजीजेज टू विच मैन इज लायबल आर आइदर रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ द एबनॉर्मली ड्रेन्ड वाइटल फोर्स
which have a tendency to finish their course more or less quickly, but always in a moderate time. These are termed acute diseases. तो जो प्रिलिमिनरी व्यू जो है हमारे जनरल प्रारंभिक जो ये हमारा नजरिया है, उसमें एक तो ये निकल के आया कि वो डिजीज जिनके द्वारा मैन लायबल है, प्रोन है, बीमार होने के लिए लायबल है, या तो रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ द एबनॉर्मली ड्रेज वाइटल फोर्स होगा, जो कि एक टेंडेंसी होगी जिसकी फिनिश होने की अपने कोर्स को मोर और लेस क्विकली, थोड़ा देर से या थोड़ा जल्दी ही जो फिनिश कर लेगा अपने कोर्स को, ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। और रैपिड होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक होगी। बट ऑलवेज इन ए मॉडरेट टाइम, परंतु ये उसका जो कोर्स को फिनिश करने का एक मॉडरेट टाइम के अंतर्गत ही होगा। ऐसा नहीं कि ये मॉडरेट टाइम या ये टाइम बहुत लंबा हो, एक सीमित समय में ही वो फिनिश करे और रैपिडली आए, जो इस तरह का होगा उसको कहा जाएगा, उसे टर्म दी गई है एक्यूट डिजीज। तो एक तरह से एक्यूट डिजीज की डेफिनेशन है ये कि जो रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस हैं, जो कि एबनॉर्मली ड्रेन कर देते वाइटल फोर्स को तुरंत जल्दी, और फिर उनका एक मॉडरेट टाइम होता है अपने कोर्स को रन करने का। ये 2 पॉइंट्स एक तरह से एक्यूट डिजीज वो माने जाते हैं। और मतलब या तो और या दे आर डिजीजेज ऑफ सच ए करेक्टर दैट विद स्मॉल ऑफन इम्परसेप्टेबल बिगिनिंग डायनेमिकली ड्रेन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म each in its own peculiar manner and cause it gradually to deviate from the healthy condition in such a way that the automatic life energy called vital force, whose office is to preserve the health, only opposes to them at the commencement and during their progress imperfect, unsuitable, useless resistance, but is unable of itself to extinguish them, but must helplessly suffer ब्रैकेट में करें them to spread and ब्रैकेट बंद itself to be ever more and more abnormally deranged until at length the organism is destroyed. These are termed chronic diseases. तो पहले वाला था एक्यूट डिजीज आ गया, या फिर एक डिजीज ऐसा मिलेगा, ये रूप होगा डिजीज का इस करेक्टर का होगा, जो कि स्मॉल ऑफन इम्परसेप्टेबल बिगिनिंग्स होगी, जिसकी इतनी छोटी सी जो पता भी ना चले, ऐसे शुरू करेगा शरीर में अपने अंदर, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे शुरुआत करेगा कि बहुत ही स्मॉल पैमाने पर या इम्परसेप्टेबल शुरुआत होती है उसकी, और डायनेमिकली ड्रेन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो डायनेमिकली, नॉट मटेरियली अभी, नॉट कॉर्पोरियली अभी, डायनेमिकली ड्रेन्स करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को ईच इन इट्स ऑन पिक्यूलियर मैनर। और ये जो अब देखो इन इट्स ऑन पिक्यूलियर मैनर में कहने का मतलब है कि एक अकेला नहीं, अलग अलग तरीके का हो सकते हैं, सोरा, साइकोसिस, सिविलिस, है जी, ये अपने अपने अनुसार, अपने अपने पिक्यूलियर मैनर में, अपने अपने नेचर प्रकृति के हिसाब से वो ड्रेन करेंगे डायनेमिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एंड cause it gradually to deviate from the healthy condition, और धीरे धीरे ये हेल्दी कंडीशन से उसे डेविएट कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा उसकी हेल्दी कंडीशन से, in such a way that the automatic life energy called vital force, whose office is to preserve the health, only opposes to them at the commencement and during their progress
इम्परफेक्ट, अनसुटेबल, यूजलेस रेजिस्टेंस। और इस तरह से वो हेल्दी कंडीशन से डेविएट करेगा कि ये जो ऑटोमेटिक लाइफ एनर्जी है हमारी, जिसे वाइटल फोर्स कहा जाता है, जिसका काम है हेल्थ को प्रिजर्व करना, वो केवल और केवल अपोज करता है शुरू शुरू में। हाँ, इनकी शुरुआत का विरोध करता है और उनके प्रोग्रेस के दौरान भी विरोध करता है, नो डाउट है जी। लेकिन ये जो विरोध करता है ये इम्परफेक्ट वे में अनसुटेबल रह जाता है और यूजलेस ही रहता है ये रेजिस्टेंस। ये कोई काम नहीं आता ऐसी बीमारियों में वाइटल फोर्स का रेजिस्टेंस करना। बट इज अनेबल इटसेल्फ टू एक्सटिंग्विश देम। अब ये रेजिस्टेंस तो कर सकता है डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर सिमरन ऑल, लेकिन इसका ये प्रयास, इसका ये रेजिस्टेंस जो है वो असक्षम रह जाता है उनको एक्सटिंग्विश करने में, परंतु उसको नष्ट नहीं कर सकता, केवल विरोध कर सकता है। ये इस तरह की डिजीज है दूसरी प्रकार की। बट मस्ट हेल्पलेसली सफर, ब्रैकेट में कह रहे हैं डैम टू स्प्रेड एंड। और रेजिस्टेंस करते हुए ये एक्सटिंग्विश तो कर नहीं पाता और असहाय होकर के ये सहन करता रहता है। इट्स हैज टू बी एवर मोर एंड मोर एबनॉर्मली डिरेंज। और सहन करते हुए, हेल्पलेसली सफर करते हुए ये मोर एंड मोर एबनॉर्मली डिरेंज होता चला जाता है वाइटल फोर्स और ऑर्गेनिज्म। और कब तक होता जाता है? अनटिल एट लेंथ द ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड। और ये वाइटल फोर्स मोर एंड मोर ड्रेंज होता चला जाता है जब तक ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय ही ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। दीज आर टर्म्ड क्रॉनिक डिजीज। और जो इस प्रकृति के, इस टाइप के जो डिजीज हैं, हैनीमैन साहब कह रहे हैं वो माने जाते हैं क्रॉनिक डिजीज। तो ये क्रॉनिक डिजीज की भी डेफिनेशन आ गई। क्रॉनिक डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जिसकी शुरुआत बहुत ही स्मॉल और इम्परसेप्टेबल होती है और डायनेमिकली ड्रेन होता चला जाता है ऑर्गेनिज्म अपने अपने ढंग से, जैसा जिसके अंदर है पिक्यूलियर मैनर में, और अपने आप इसके विरोध, ये केवल विरोध ही जता सकता है, कभी भी इसको एक्सटिंग्विश कर नहीं सकता है वाइटल फोर्स। और फिर समय के साथ साथ ये एबनॉर्मली ड्रेन होता चला जाता है जब तक ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय ही ना हो जाए। ये क्रॉनिक डिजीज होगा। दे आर कोज्ड बाय डायनेमिक इन्फेक्शन विद ए क्रॉनिक मियाज्म। और ये जो क्रॉनिक डिजीज हैं ये पैदा होते हैं डायनेमिक इन्फेक्शन के द्वारा। किसके? विद ए क्रॉनिक मियाज्म। क्रॉनिक मियाज्म के डायनेमिक इन्फेक्शन का परिणाम होता है क्रॉनिक डिजीज, है जी। और ये क्रॉनिक मियाज्म हैनीमैन साहब ने 3 बताए बस। इसलिए क्रॉनिक डिजीज केवल वो होगा जिसके पीछे मियाज्म होगा। और ये 3 जो ट्रू क्रॉनिक डिजीज हैं ये वो हैं जो जिनके पीछे सोरा है, या जिनके पीछे साइकोसिस है, या जिनके पीछे सिफिलिस है। तो ये था एक तरह से डेफिनेशन है एक्यूट डिजीज की और क्रॉनिक डिजीज की 72 में। अब 73 डिफरेंस कह रहे हैं, इनके 3 डिफरेंस में बहुत क्लियर हो गया कि एक्यूट डिजीज जो है इसका रैपिड ऑनसेट होता है, जबकि क्रॉनिक डिजीज है उसका इम्परसेप्टेबल है। रैपिड और वायलेंट होता है एक तरह से। हाँ, जी जी। रैपिड एंड परसेप्टेबल होता है ना। हाँ हाँ हाँ। और क्रॉनिक का इम्परसेप्टेबल होगा। और फिर दूसरा है, सेकंड है कि ये इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है एक्यूट डिजीज का। हाँ। इनका कोर्स जो है मोर और लेस क्विकली, यहाँ पे ड्यूरेशन लॉन्गर ड्यूरेशन है। बस जब तक ऑर्गेनिज्म चला ही ना जाए तब तक का ड्यूरेशन है उनका। हाँ, वही मॉडरेट टाइम लेता है और ये तब तक चलता है जब तक कि उसके एंड नहीं होता है। और क्रॉनिक डिजीजेस जो है वो क्रॉनिक मियाज्म से हो रही हैं। हाँ, और ये एक्यूट डिजीज का हालांकि जिक्र नहीं आया, अब आगे आ जाएगा। एक्यूट डिजीज होते हैं एक्साइटिंग कोज की वजह से। हाँ जी जी जी।
और वही। वो होते हैं क्रॉनिक मियाज्म के पीक के डायनेमिक इन्फेक्शन की वजह से। हाँ, और इसमें 73 में वही बताएंगे अब के इनकी ये किस वजह से होते हैं एक्यूट डिजीज। डॉक्टर दीपशिका कुछ कह रहे हैं, पूरा करो। बॉस कह रहे हैं इसमें एक चीज और हम लोग पढ़ते थे, मैं याद है कि अक्यूट डिजीजेस के लिए होता था कि या तो आ, ये इनके साथ दो इनका एंड होता है, या तो ये इतनी वायलेंट होंगी कि वो पेशेंट को एंड कर दे, पेशेंट की लाइफ को एंड कर देती हैं, हाँ। पेशेंट नहीं बचता है, या तो फिर ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ये खुद हाँ। वाइटल फोर्स इनको वो कर देता है। हाँ। जबकि क्रॉनिक डिजीज के साथ क्या होता है कि ये अपने आप को खुद एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती हैं, तो हाँ। इसलिए इनको मेडिसिन की जरूरत होती है, बिना मेडिसिन के, बिना करेक्ट रेमेडी के ये ठीक नहीं हो सकती हैं। हाँ। हाँ। तो वाइटल बिल, फोर्स खुद नहीं ठीक कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, सेल्फ लिमिटिंग एक्यूट हो सकता, क्रॉनिक कभी नहीं। हाँ, क्रॉनिक नहीं हो सकता जी। सेल्फ लिमिटिंग एक्यूट हो सकता, क्रॉनिक कभी नहीं। जान दोनों ले सकते हैं, एक्यूट वॉयलेंसी के दौरान और क्रॉनिक तो अपने कोर्स ऑफ प्रोसेस के दौरान, कोर्स के दौरान। डेथ वो तो तय है उसकी, वो तो लेके ही जाने के लिए आया है हाँ क्रॉनिक डिजीज तो। हाँ, एक्यूट जो है ले भी जा सकता है और छोड़ भी के भी जा सकता है। हो भी सकता है। हाँ हाँ, इसलिए इसलिए आपकी बात यहाँ बड़ी मायने रखती है कि क्रॉनिक डिजीज में मेडिसिनल हेल्प बहुत ही जरूरी है ही। हाँ जी। अदरवाइज वो सेल्फ लिमिटिंग नहीं है और ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन तय है, जिसको क्रोनिक मियाज्म का वो आ गया इन्फेक्शन, डायनेमिक इन्फेक्शन है जी। जी जी बहुत बिल्कुल। हालांकि एक बार आपने कहा था, वो बात मैं यही रख दूं, आप अपने शब्दों को याद करना दीपशिका। देयर इज नो फ्री लंच। एक्यूट भी सेल्फ लिमिटिंग तो है, लेकिन बिना कुछ पे करे नहीं जाता। हाँ हाँ और वो पे किस रूप, स्ट्रेंथ के रूप में, वाइटल हेलो फ्लूइड्स के रूप में, है ना। बस हाँ तो लेकिन बस गनीमत ये है कि वो सेल्फ लिमिटिंग है। यदि ऑर्गेनिज्म विगरस है, मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है, तो वो एक तरह से समय के साथ सेल्फ लिमिटेड हो जाता है। हाँ ठीक है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी बॉस। तो चले आगे। जी है बेटा, या कोई पॉइंट रखना तो रख लो, बहुत जरूर जल्दी नहीं है, क्लियर होनी चाहिए हर चीज। और किसी की कोई क्वेरी है? एफोरिज्म तो यही रख लेंगे, बल्कि 2 हो जाएंगे। और बताओ, और कोई पॉइंट रखना है किसी को? सर ये एक हाँ चीज जी भाई। मैं ये चीज पूछ रहा था कि जैसे अब ये एक्यूट डिसीज आ रहा है, ठीक है, या फिर क्रॉनिक आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि जो एक्यूट हमें अफेक्ट कर रहा है वो हमारा क्रॉनिक का पार्ट हो और हमें पता ना हो। हाँ, ये क्रॉनिक का आएगा आगे, आगे आएगा। एक्यूट एक्सैजर्बेशन है ऑफ क्रोनिक डिजीज, एक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये क्रोनिक डिजीज समय समय पर परिस्थिति के अनुसार, सर्कमस्टांस के अनुसार, ये सीजन के अपने सीजन के अनुसार ये फ्लेयर अप हो जाता, बाहर आता, फिर अंदर छुप जाता जाके। यही तो है क्रोनिक डिजीज की बदमाशी। द क्रोनिक डिजीज जो बुक है हनीमैन साहब की, वो सब कुछ यही क्लियर करती है कि किस तरह से ये रूप बदल बदल के समय समय पर आता है। खास करके सोरा को कह रहे हैं वो, कि ये सीजन के हिसाब से आ जाता है, फिर खुद भी चला जाता है। तो कई बार हमें भ्रम रहता है डॉक्टर श्रेय कि ये तो एक्यूट था, जबकि था वो सोरा। और सोरा को तो इतना बड़ा बदमाश बताया है हनीमैन साहब ने, थाउजेंड हेडेड मॉन्स्टर्स के रूप में, कि इसको अपने मेडिसिन भी नहीं लगाई ना, और थोड़ा सा ही मौसम परिवर्तन हुआ अनुकूल, तो इसका एक्सप्रेशन सबसाइड हो जाता है तो स्वतः ही। और ये सबसे बड़ा हमारा भ्रम होता है कि भैया हम क्या पूछते हैं जर्नलिस्ट रे, कि आपने कोई ट्यूब तो नहीं लगाई थी दानों पे? कह जी नहीं। आपने कोई दवाई तो नहीं खाई थी, होम्योपैथी एलोपैथी कोई भी? कि जी नहीं। और फिर भी दाने चले गए आपके? कि हाँ साहब चले गए। तो हम ये मान बैठते हैं कि ये एक्यूट होगा पक्का, जबकि सोरा का एक चेहरा
ऐसे भी आता जाता है सीजन के हिसाब जी। से। तो वहां हमें क्या ध्यान रखना है डॉक्टर सर, हमें ओवरऑल वो करना है, एक इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ओवरऑल कहीं इसमें पीछे सोरा के दूसरे सिम्टम्स तो नहीं है, लेटेंट सोरा के। तो वो क्रॉनिक डिजीज जी। बुक पढ़ेंगे, प्रभु की कृपा रही तो वहां ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हम लोगों का जी। कि किन को तो हम एक्यूट माने मात्र और किन को हम माने के इसके पीछे है तो मियाजम ही, लेकिन ये एक्यूट की तरफ से आता है और फिर से छुप जाता है। तो ऐसा मिलता है देखने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पॉइंट उठा दिया, यहाँ नॉलेज के लिए बच्चों की सबकी हमारी। ऐसा होता है भैया, हमें सावधान रहना है उन केसेस में। और मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ जब मेरे सामने पॉइंट आया, और आप सब लोगों को क्या आया होगा सिमरनदीप से का, जब आप क्रॉनिक डिजीज पढ़ रहे होंगे कि बिना छेड़खानी के भी चला जाता है ये। जी जी। आपने थोड़ा सा परिवर्तन किया नहीं अपने रहन सहन में, तो ये क्रॉनिक मियाजम का जो अर्ली स्टेज है, खास करके इरप्शन की सोरा के, ये सोरा का अर्ली कह लो या जो भी, इसका मैनिफेस्टेशन अपना। अब इसका एग्जाम्पल ले लो। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को एलर्जिक अस्थमा है जी, कोई एलर्जिक अस्थमा टाइप का है, और पता चला कि वो कहता साहब जब मैं ठंडे प्रदेश में चला जाता हूँ या बरसात हो जाती है मुझे तब होता है ये, और मैं थोड़ा सा गर्मी में गर्म प्रदेश में चला जाऊं या गर्म खा लूं तो मेरा सांस ठीक हो जाता है। तो मात्र जगह बदलने से ही उसका प्रेजेंटेशन बदल जाता है भाई क्रॉनिक डिजीज का। और सब इसलिए डॉक्टर सिमरन ने जो कहा ये 1000 हेडेड मॉन्स्टर है, ये दो रूप में है। एक तो इसके रूप इतने हैं, रूप क्या सारे रूप इसके हैं, बल्कि हैनीमैन साहब समझाएंगे क्रॉनिक डिजीज में साइकोसिस और सिफिलिस को उन्होंने सिर्फ विनेरियल डिजीज कह के ये कह दिया था कि सारा का सारा डोमेन इसी का है, चाहे वो इरप्शन के दानों के रूप में आए, चाहे किसी के बोन डिस्ट्रक्शन के रूप में भी आए, किसी को सुपुरेशन भी बोन का हो रहा हो वहां उसके पीछे भी, चाहे किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, चाहे किसी को कुछ भी है, हैनीमैन साहब ने कहा उन सबकी जननी सोरिक मियाजम ही है। उन्होंने हैनीमैन साहब ने केवल सीमित कर दिया था बेसिकली क्रॉनिक डिजीज को 3 रूपों में, जैसे सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, और सोरा को छोड़ के साइकोसिस और सिफिलिस को उन्होंने मात्र विनेरियल डिजीज कह दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जैसे आपके शंकर है या आपके फिग वार्ड्स है, मतलब जेनेटल वार्ड्स हैं, शंकर ब्यूबो को तो उन्होंने सिफिलिस कह दिया था, और जो वार्ड्स है जेनेटल वार्ड्स, गनोरियल डिस्चार्ज, इसको उन्होंने साइकोटिक की कैटेगरी में रख दिया था, और कहा कि इनको छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा डोमेन की जो जननी है वो सोरा ही है। और जब हम उसे पढ़ते हैं, आपने पॉइंट बड़ा अच्छा सा उठा दिया, 2-4 बात इसी पे हो जाएंगी, अच्छी है। हम अगर देखेंगे आगे चल के तो सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस में गिरने की भी जननी यही है भाई। कोई उसमें बैड उसमें कांटेक्ट में क्यों गया, क्योंकि उसके पहले सिर में खुजली थी ना अंदर। क्यों डॉक्टर सरे, उसको किसी इच्छा ने, किसी चाह ने गलत कृत करने के लिए इरिटेट किया ना। तो अगर आप इस रूप में देखो तो सिफिलिस, किसी को सिफिलिस हो गया, क्यों हो गया भाई, मैं वहां बैड टच में चला गया था, बैड उसमें चला गया था भाई, क्यों गया, उसे ले जाने वाला कौन है उसके अंदर, सोरा। तो इवन अगर आप कहोगे तो इसलिए अब आपको याद पॉइंट आ जाएगा डॉक्टर सिमरन, सोरा इज द मदर ऑफ ऑल मियाजम आल्सो। Sora is the mother of all disease and Sora is mother of all miasm also. तो हम कई बार जब पढ़ते हैं इसको, हम आपस में ऐसे ही चलते कि भाई ऐसा काम हर कोई तो कर नहीं रहा, ऐसा काम हर कोई करता नहीं है, तो इसका मतलब जिसके खुजली हुई दिमाग में, खोपड़ी में, वो करता है ऐसे काम। तो और वो खुजली ही, वही इच, मेंटल इच, वो सोरा कही दी हैनीमैन साहब ने। क्या सिमरन? जी बॉस, बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत अच्छा अब सब्जेक्ट चलेगा आगे। अब आगे के जो एफोरिज्म इसमें चलेंगे ये प्रैक्टिकल यूज के होंगे,
और बहुत ही अच्छा वो पाठ चलेगा ऑर्गेनन में भी। तो आज यहीं रुके भाई, जी सर। आज यहीं रुकते हैं। सबको हैप्पी संडे, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका नमस्ते। धन्यवाद भाई। सबको राम राम राम, राम, राम राम, राम राम सभी राम को। राम, राम राम सर, राम राम भाई, राम राम साहब।